वालेकुम। आज हम इकोसाइनॉइड्स की सिंथेसिस पढ़ेंगे और जो डिफरेंट ड्रग्स होते हैं उन पे उन ड्रग्स का इन इकोसाइनॉइड्स पे इफेक्ट क्या होता है वो पढ़ेंगे। मेन आपको बस ये पेज को याद कर लेना है। इस इकोसाइनॉइड्स के लिए होता क्या है, जो इकोसाइनॉइड्स हैं दे आर बेसिकली क्लासेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इकोसाइनॉइड्स में आपके सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड थ्रोम्बोएक्सिन्स आ जाते हैं और ये बनते किससे, इनका जो मेन प्रिकर्सर है वो है एराकिडोनिक एसिड। अब जो एराकिडोनिक एसिड है ये 420 कार्बन कंपाउंड होता है और इसके अंदर 4 के कहते हैं डबल बॉन्ड्स होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। एराकिडोनिक एसिड कहाँ से डिराइव होता है, या तो वो क्या कहते हैं जो ओमेगा 6 फैटी एसिड है लाइनोलिक एसिड उसके थ्रू बन सकता है, या जो आपके फॉस्फेटाइडल एनोसिटोल थे मैंने उससे भी कराया था फॉस्फोलिपिड में कि जो उसका कार्बन नंबर 2 होता है वहां पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो जब फॉस्फोलाइपेज A2 एक्ट करता है तो जो फॉस्फेटाइडल एनोसिटोल होता है उसके कार्बन नंबर 2 पे फॉस्फोलाइपेज A2 एक्ट करता है, जिसकी वजह से एराकिडोनिक एसिड रिलीज हो जाता है एंड आई सेड कि फॉस्फोलाइपेज A2 कॉर्टिकोस्टेरॉइड से इनहिबिट हो सकता है। तो अब होता क्या है, एराकिडोनिक एसिड या तो वो क्या कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन में जाएगा या वो ल्यूकोट्राइन्स की प्रोडक्शन में जाएगा। होता क्या है कि जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उन सबका जो मेन प्रिकर्सर है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन H2। प्रोस्टाग्लैंडिन H2 किससे बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेस से बनता है। अब वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेस एंजाइम है उसकी दो एक्टिविटीज हैं, कैटालिटिक एक्टिविटीज हैं। एक तो है साइक्लोऑक्सीजनेस पार्ट उसका, जिसको हम कॉक्स भी कहते हैं, और एक है उसका परऑक्सीडेस पार्ट। जो साइक्लोऑक्सीजनेस पार्ट होता है वहां पे O2 रिक्वायर्ड होता है एंड जो परऑक्सीडेस पार्ट होता है वहां पे ग्लूटाथायोन रिक्वायर्ड होता है। जो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथ होते हैं वो फर्दर दो उसके आइसोजाइम्स हैं, साइक्लोऑक्सीजनेस 1 एंड साइक्लोऑक्सीजनेस 2। साइक्लोऑक्सीजनेस 1 दैट्स योर कॉन्स्टिट्यूटिव कॉक्स 1, और ये क्या कहते हैं आपके काफी डिफरेंट टिश्यूज में थ्रू कॉक्स 1 क्या कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। जो आपका कॉक्स 2 है, कॉक्स 2 यूजली आपके जो जब भी इन्फ्लेमेशन होती है और जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं वहां पे कॉक्स 2 के पाथवे के थ्रू होती है। अब होता क्या है, दोनों कॉक्स 1 और कॉक्स 2 से साइक्लोऑक्सीजनेस 1 और साइक्लोऑक्सीजनेस 2 से प्रोस्टाग्लैंडिन G2 बनता है, एक इंटरमीडिएट है। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन G2 पे परऑक्सीडेस के कहते हैं एंजाइम के परऑक्सीडेस वाली एक्टिविटी काम करती है, जिस तरह साइक्लोऑक्सीजनेस के थ्रू PGG2 बना एंड देन PGG2 परऑक्सीडेस के थ्रू जहाँ पे ग्लूटाथायोन रिक्वायर्ड होगा PGH2 बना देगा। अब PGH2 आगे ये 4 प्रोडक्ट्स देता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन H2 है वो थ्रोम्बोएक्सिन A2 की प्रोडक्शन कराता है यूजली बाय कॉक्स 1 पाथवे, और इसमें होता क्या है, ये कहाँ पे होती है, ज्यादातर प्लेटलेट्स में बन रहा होता है और ये कराता क्या है, इट प्रमोट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, वेजन ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, मोबिलाइजेस इंट्रासेलुलर कैल्शियम, कॉन्ट्रैक्शन और स्मूथ मसल्स। अब कॉक्स 2 पाथवे के थ्रू क्या होता है, PGH2 से ही अगर कॉक्स 2 का पाथवे आया तो फिर PGH2 के थ्रू प्रोस्टासाइक्लिन बनेगा। हम देखेंगे अभी प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोएक्सिन A2 इन दोनों का आपस में अपोजिंग इफेक्ट है, क्योंकि जो थ्रोम्बोएक्सिन A2 ये प्लेटलेट एग्रीगेशन करा रहा है, वेरस ये जो है ये प्लेटलेट इनहिबिशन करा रहा है एग्रीगेशन को, वो वेजो कंस्ट्रक्शन करा रहा है, ये वेजो डायलेशन करा रहा है, और ये होता प्लेटलेट्स में। और ये जो कॉक्स 2 वाला प्रोस्टासाइक्लिन है ये बनता आपके एंडोथेलियल सेल्स में बनता है, वेसल्स के। उसके अलावा कुछ और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं E2 एंड F2 अल्फा। E2 भी यूजली कॉक्स 1 पाथवे के थ्रू बनती है। इसका काम क्या है कि मोस्ट टिश्यू में बनती है, वेजो डायलेशन ही करा रही होती है। एंड क्या कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का ये कि आपका जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसको प्रोटेक्ट करती है। ये आप ये कहते हैं एसिडिटी से और अल्सर्स की ट्रीटमेंट में ये दी जाती है, क्योंकि गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करती है और उसकी सिक्रीशंस को कम करती है, रीनस फंक्शन रेगुलेट करती है, पोटेंशिएट्स पेन सेंसेशंस यूजली ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये दिया जाता है क्योंकि ये स्टिमुलेट कराता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, और बाकी इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फीवर रिस्पॉन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा जो है उसके भी कुछ फंक्शंस हैं कि इट्स प्रोड्यूस बाय मोस्ट टिश्यूज, वेजो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और स्मूथ मसल, एंड टू सम एक्सटेंट इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ये तो था कॉक्स पाथवे। दूसरा इसका पाथवे होता है लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे, जो कि थ्रू 5 लाइपोऑक्सीजनेस एंजाइम होता है और यहाँ से ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। ल्यूकोट्राइन्स आपके सारे वो सेल्स हैं जो कि इम्यूनिटी में और जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में और इन्फ्लेमेशन में रिक्वायर्ड होंगे। उसमें क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड थ्रू 5 लाइपोऑक्सीजनेस कन्वर्ट होता है 5 हाइड्रोपेरोक्सीकोसा टेट्राइनोइक एसिड में, या यू कैन रिमेंबर 5-HPETE, 5 हाइड्रोपेरोक्सीकोसा टेट्राइनोइक एसिड देन ल्यूकोट्राइन A4 बनाएगा, विच इज प्रोड्यूस्ड इन मोस्ट ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, मास्ट सेल्स ऑफ हार्ट, लंग एंड वेस्कुलर टिश्यूज। ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, मास्ट सेल्स ये सारे वही सेल्स हैं जो आपके इम्यूनिटी में और एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में और इन्फ्लेमेशन में ज्यादा एक्टिवेट हुए होते हैं। ल्यूकोट्राइन A4 पर आपका मेन प्रिकर्सर है जो दोनों जो ल्यूकोट्राइन C4, D4, E4 एंड ल्यूकोट्राइन B4 बनाएगा। ल्यूकोट्राइन A4 जो वो डायरेक्टली ल्यूकोट्राइन B4 बना देगा। ल्यूकोट्राइन B4 क्या इट्स अ कीमोटैक्टिक एजेंट फॉर न्यूट्रोफिल्स, ये क्या कराता है, व्हाइट ब्लड सेल्स की एडिशन कराता है एंड इट रिलीजेस लाइसोसोमल एंजाइम्स फ्रॉम व्हाइट ब्लड सेल्स।
होता क्या है, थ्रू ग्लूटाथायोन के थ्रू जो ल्यूकोट्राइन A4 है वो फिर C4 की प्रोडक्शन कराएगा, और C4 D4 इन इन चारों के सारे एक ही जैसी रिएक्शंस होते हैं। होता क्या है, ग्लूटाथायोन वी नो इट्स अ ट्राइपेप्टाइड, इट इज मेड अप ऑफ ग्लूटामेट सिस्टीन ग्लाइसिन। पहले ल्यूकोट्राइन A4 ग्लूटाथायोन के थ्रू ल्यूकोट्राइन C4 बना देगा। अगर जो ग्लूटाथायोन था उसमें से ग्लूटामेट पार्ट निकल गया तो ल्यूकोट्राइन D4 बन जाएगा, और अगर ग्लाइसिन पार्ट निकल गया तो ल्यूकोट्राइन E4 बना देगा। और इन सब के काम क्या होते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन मेकअप स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस ऑफ एनाफिलैक्सियास, ये एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस में आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एस्थमा में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इट इन्वॉल्व इन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्थमा एंड सीजनल एलर्जीज। तो ये क्या कहते हैं, जो इनके एंटेगनिस्ट होते हैं वो एस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं ल्यूकोट्राइन्स के। अब हम ड्रग का इफेक्ट्स पढ़ेंगे। ड्रग्स में क्या बात है, जो एनसेड्स होते हैं वो आपने याद रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है एनसेड्स। इसमें एस्पिरिन, इंडोमेथासिन, फेनाइलब्यूटाजोन आ गए, जितने भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं ये क्या कराते हैं, ये दोनों कॉक्स1 और कॉक्स2 पाथवे को इनहिबिट कराते हैं। कैसे, ये जो इसका कॉक्स पार्ट होता है, जो साइक्लोऑक्सीजनेस पार्ट होता है, वहां पे ये एसिटाइलेशन करा देती है एस्पिरिन। ये इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ भी है कि एस्पिरिन ने कॉक्स1 और कॉक्स2 दोनों को एसिटाइलेट कर दिया, अपनी एसिटाइल ग्रुप उन पर ट्रांसफर करा देती है एस्पिरिन, इरिवर्सिबल एसिटाइलेशन करा दी थी दोनों कॉक्स1 की और कॉक्स2 की। होता क्या है, जो खास बात यह है कि अब जब दोनों की इनहिबिशन हो जाएगी, और जिस वजह से हम इसको जो आपकी एनसेड्स हैं, जिस तरह एस्पिरिन है उसको हम एंटी थ्रोम्बोजेनिक भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों कॉक्स1 कॉक्स2 की इनहिबिशन करा देगी, यानी अब थ्रोम्बोएक्सिन्स और प्रोस्टासाइक्लिन्स नहीं बन रहे। होगा क्या, थ्रोम्बोएक्सिन्स मैंने कहा था प्लेटलेट्स में बनते हैं, और प्रोस्टासाइक्लिन्स एंडोथेलियल सेल्स में। जो प्लेटलेट्स हैं वहाँ उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो जो कॉक्स1 पाथवे उसकी इरिवर्सिबल एसिटाइलेशन हो जाती है एनसेड्स के थ्रू, जिसकी वजह से थ्रोम्बोएक्सिन्स बिल्कुल नहीं बनते, जिसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हो सकती, वेजो एंड ब्रोंको कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वेसल्स के, क्योंकि एंडोथेलियल सेल्स में न्यूक्लियस होता है और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, सिंस एंडोथेलियल सेल्स में न्यूक्लियस होता है तो ये आप पे क्या कहते हैं, इरिवर्सिबली एसिटाइलेट नहीं होते, ये बाद में रीजनरेट हो सकते हैं। जिसकी वजह से होगा क्या, एनसेड्स के थ्रू ही मेनली कॉक्स1 पाथवे इनहिबिट हुआ होगा, कॉक्स2 पाथवे इनहिबिट नहीं होगा, वो फिर फर्दर वेजोडाइलेशन और प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करा रहा होगा। ये एंटी थ्रोम्बोजेनिक इसलिए है क्योंकि अगर कॉक्स2 का पाथवे ज़्यादा एक्टिवेट है, कॉक्स1 नहीं बन रहा, तो कोई थ्रोम्बोसिस बन नहीं पाएगी। थ्रोम्बोसिस बनती कैसे, जब प्लेटलेट की एग्रीगेशन होगी हो, जो आर्टरीज और वेसल्स हों वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई हों, तब वहाँ पे कोई थ्रोम्बॉय, कोई क्लॉट आके वहाँ पे लॉज हो जाता है। जब थ्रोम्बोएक्सिन A2 ही नहीं बन रहा होगा कॉक्स1 पाथवे के थ्रू, क्योंकि वो इनहिबिट हुआ होगा, तो कोई थ्रोम्बाई की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, इसलिए हम एनसेड्स को एंटी थ्रोम्बोजेनिक कहते हैं। कॉक्स2 पाथवे के लिए एक ड्रग्स यूज किए गए थे, सेलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर्स, जिनको सेलिकॉक्सिक यूज किया गया था, लेकिन अब इन्हें यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते, उसी स्टोरी की वजह से जो मैंने अभी बताई, क्योंकि कॉक्स2 पाथवे इसको प्रोस्टासाइक्लिन को इनहिबिट करा देंगे तो फिर प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन इनहिबिट नहीं हो पाएगी और वेजोडाइलेशन नहीं हो पाएगी। उससे क्या होगा, कॉक्स1 के थ्रू थ्रोम्बोएक्सिन A2 बन रहा होगा, जिसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन ज़्यादा होगी, वेजो एंड ब्रोंको कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से देयर इज अ चांस के थ्रोम्बॉय आके फॉर्म हो जाए एंड फिर वो स्ट्रोक एंड जो भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह जो थ्रोम्बाइस रिलेटेड डिजीज होती हैं, जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो हो सकती हैं। इसलिए अब सेलिकॉक्सिब यूज़ नहीं होता, क्योंकि सेलिकॉक्सिब उन पेशेंट्स जिनको सेलिकॉक्सिब दिया गया था उनमें देखा गया था कि फिर उनको हार्ट अटैक आ गया था। क्यों, क्योंकि उनका जो कॉक्स2 था ये इनहिबिट हो गया था और कॉक्स1 के थ्रू उनके थ्रोम्बाई की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही थी। एक और बात, जब एनसेड्स देंगे वो दोनों कॉक्स1 और कॉक्स2 को इनहिबिट करेंगे। जब ये पाथ इनहिबिट हो जाएगा पूरा, तो जो एराकिडोनिक एसिड है आपका, वो फिर लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे में चला जाएगा, आपके फिर सारे ल्यूकोट्राइन्स फॉर्म होने लग जाएंगे, सारे A4 B4 C4 D4 E4, एंड आपकी सारी ये इन्फ्लेमेशन में एंड इम्यून रिस्पॉन्स में, एलर्जिक रिस्पॉन्स में काम करेंगे। और यही वजह है कि बुखार में हम इसलिए एस्पिरिन देते हैं, क्योंकि एस्पिरिन कराता क्या है, इनको कॉक्स1 और कॉक्स2 दोनों को इनहिबिट करा देगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे, ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे। बुखार होता है क्यों, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, और कोई इन्फ्लेमेशन जब अंदर हो तो बुखार क्या कहते हैं होता है, क्योंकि वो आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ताकि इम्यूनिटी का, तो इसलिए बुखार में एस्पिरिन देते हैं, क्योंकि ये पाथवे इनहिबिट हो जाते हैं, ये पाथवे एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारे ल्यूकोट्राइन्स आपके प्रोड्यूस होने लग जाते हैं और वो सारे इम्यूनिटी के जो रिएक्शन है वो करा सकते हैं। तीसरी बात,
जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जिस तरह कॉर्टिसोल आ गया, याद रखना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही आपका लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे को इनहिबिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटोल से एराकिडोनिक एसिड बन ही नहीं पाएगा। एनसेड्स आपके लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे को इनहिबिट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एनसेड सिर्फ साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को इनहिबिट कर रहे हैं, ये बात याद रखनी है। लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे किस तरह इनहिबिट होगा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे के ही होगा। इवन तो इससे एनसेड्स भी इनहिबिट हो जाएगा, लेकिन इसमें खास बात यह है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जब देंगे तो मेन जो प्रिकर्सर है इनका एराकिडोनिक एसिड बन नहीं पाएगा, जिसकी वजह से लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे भी इनहिबिट हो जाएगा। सो दैट वाज होल प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। आई होप इजीली समझ में आ गया हो। थैंक यू।